Good morning, everyone present here. Welcome you all to our house study program on topic understanding gender and their relationships. I am Jyotsna Prakash, and now today I am going to discuss about understanding gender and their relationships. First of all, हम जानेंगे what is gender. Gender refers to a socially determined and culturally accepted difference between women, men and transgender. Women, men and transgender. ये तीनों जो काइंड्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और जेंडर और सेक्स दोनों का मतलब होता है लिंग और इंग्लिश में दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है एंड सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टीरियोटाइप और बायस। जेंडर में स्टीरियोटाइप समझना बहुत जरूरी है और जेंडर पैरिटी। एज ए टीचर की भाषा में जेंडर पैरिटी, इक्वलिटी, सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर जेंडर पैरिटी टीचर की भाषा में जेंडर पैरिटी, इक्वलिटी हो, टीचर जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। आपकी भाषा जेंडर फ्री लैंग्वेज होना चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज होना चाहिए। आपकी भाषा में जेंडर झलकना नहीं चाहिए। आपकी हरकतों में भी आप बराबरी का मौका देंगे बच्चों को, किसी को भी कम या ज़्यादा फील नहीं कराएंगे। जैसे अक्सर कहा जाता है कि मैथ्स में लड़कियां कमजोर होती है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायसनेस है। एज ए टीचर हमारा लैंग्वेज जेंडर सेंसिटिव हो, संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में आए और बोल देंगे। जैसे कि हम कैमरा मैन का यूज़ करते हैं, यदि इसी जगह पे अगर हम कैमरा पर्सन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पैरिटी है, सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है और इसी को समझना जरूरी है हम लोगों को। टीचर जेंडर को महत्व नहीं, उसकी पोजीशन को महत्व देना है। चेयरमैन की जगह अगर हम चेयर पर्सन यूज करेंगे, ये अपनी भाषा में आपको ये दर्शाना नहीं है कि किसी एक तरफ झुके हुए हो। ये बदलाव तभी आएगा जब मैं और आप लोग लाएंगे, ऐसे नहीं आ जाएगा। जेंडर दो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश में सेक्स एंड जेंडर, लेकिन हिंदी में दोनों का मीनिंग होता है सेम, जिसको हम लोग समटाइम्स लिंग कहते हैं। इंग्लिश में दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, सेक्स एंड जेंडर, लेकिन यहाँ पर जेंडर को समझना जरूरी है, सेक्स को भी समझना जरूरी है और दोनों टर्म्स को मिलकर क्लियर करेंगे आज हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से। जेंडर या सोशली कंस्ट्रक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मेन एंड वुमेन। यह रिलेशनशिप चेंज होते रहता है ओवर टाइम, स्पेस एंड सर्कमस्टेंस। Each institution has its own gender culture. There is a relationship between women and men. For instance, many organizations interpret gender issue as issue only concerning women. Sex refers to the biological difference between men and women, which is given by nature and it's constant. It does not change across family and time. Sex is decided by nature and gender is determined by society. अब हम जानेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बायोलॉजिकल एंड सोशली कंस्ट्रक्ट। यानी सेक्स जो है बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्ट है। ओनली वुमेन कैन गिव बर्थ, वुमेन कैन डू द सेम जॉब एज ए मैन। ये है सेक्स में कि वुमेन ही सिर्फ जन्म दे सकती है, लेकिन सोशली कंस्ट्रक्ट समाज में भी अगर हम देखें तो वुमेन कैन डू द सेम जॉब एज ए मैन। यूनिफॉर्म across culture and geographies involved, variable across culture and geographies required. Only men can produce sperm,
सपोर्टिव हो। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही बच्चे को देखभाल कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और हमारा एज ए टीचर, मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो लैंग्वेज होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए, सिमिलरिटी होना चाहिए। हमारे अंदर ये दिखाई नहीं देना चाहिए कि हम एक तरफ झुके हुए हैं। हमारे अंदर जेंडर झलकना नहीं चाहिए कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल बेबी वर्ड यूज करते हैं, बेबी से क्लियर नहीं होता कि जो चाइल्ड है गर्ल है या वाइफ चाइल्ड है। चाइल्ड से भी क्लियर नहीं होता कि लड़का है या लड़की है। पर्सन वर्ड का यूज करेंगे, पर्सन से ये क्लियर नहीं होता। हम लोग समाज में बहुत से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रिकेट में ही, क्रिकेट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहले बैट्समैन कहा जाता था, बैट्समैन कहते हैं, इसे हम लोग जेंडर सोशली बायस कह सकते हैं, जेंडर रूढ़िवादी कह सकते हैं। ये पार्टिकुलर को इंडिकेट करता है। अगर हम बैट्समैन कहते हैं तो ये पार्टिकुलर को इंडिकेट करता है। बैट्समैन तो अब हम चेंज कर दिए हैं इस वर्ड को, बैटर वर्ड इस्तेमाल होता है। बैटर यानी जो बैटिंग कर रहे हैं, इसमें मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी। स्कूलों में यह बताने की ज़्यादा जरूरत है कि लड़के जो लड़कियाँ इक्वलिटी की बात करेंगे, जेंडर और सेक्स को समझाने की जरूरत है। क्लासरूम में इन चीज़ों को क्लियर करने की जरूरत है। टीचर्स जो हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या वह इस तरीके के करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं या स्पोर्ट्स कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लड़के और लड़कियां। ऐसा नहीं कि स्पेसिफाई करके ही फुटबॉल गेम जो है केवल लड़कों के लिए है, लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्कूल में इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है चाहिए जिससे ये दोनों चीज़ें, दोनों लड़के और लड़कियां जो है दोनों इन्वॉल्व। और सबसे बड़ा मुद्दा जेंडर असमानता है, जो जिसका आधार है स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाएं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करनी है। यह तथ्य अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकता है। महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल लोग सोचते हैं कि ऐसा काम को करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, जबकि ये सोच गलत है। लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन कैसे है, ये आज हम जानेंगे। यह कार्य के बंटवारे का वह तरीका है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकर नौकरानियों से कराती हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का परिणाम यह हुआ है कि औरत पर चार दीवारी के अंदर सिमट कर रखे और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य भी नहीं है। ऐसा अभी भी है। पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से संबंधित बहुत से अधिकार नहीं मिलते थे। दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाकर और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैज्ञानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनकी शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूल बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलन ने महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है।
जो महिलाएं किसी भी अपने हक पाने के लिए आंदोलन करती हैं। और बहुत सारे भारत में भी आंदोलन हुए हैं और भारत से दूर विदेशों में भी आंदोलन हुए हैं मतदान के अधिकार के लिए या राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए या अब पढ़ने के लिए ही। महिलाएं यदि हम देख सकते हैं कि ठीक है हम 10th तक पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होगा ये महिलाएं भी नहीं जानती है, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके बारे में जानते हैं, वो डिस्कशन, उनको ये भी अधिकार नहीं है कि वो खुद अपने बारे में अपने डिस्कशन कर सके। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक बोलबाला ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी महिलाओं को पाते हैं। पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्से स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाएं की स्थिति में काफी सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। ये अपने देश की बात है कि अभी भी महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह की भेदभाव, शोषण होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 65% है, जबकि पुरुषों में 82%। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियां भी एक सीमित उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर लड़कियां ने बाजी मार दी और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको सोचने का ही मौका नहीं दिया जाता है। उनके लिए वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। और ये अभी भी मेंटलिटी है और इस मेंटलिटी को चेंज हम लोग कर सकते हैं, एक टीचर ही कर सकते हैं, विद्यालय में इस चीज़ को बच्चों को बताकर, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य में हैं। यदि उन्हें ये सब चीज़ बताया जाए तो शायद ये सब चेंज आ सकता है। बदलाव, सोच में बदलाव, समाज में बदलाव सिर्फ टीचर और पेरेंट्स मिलकर ही ये चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, किंतु काम के प्रत्येक क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मिलती है। भले ही दोनों ने समान काम किया हो, लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें कम दी जाती है वेतन। भारत के अनेक हिस्सों में आज भी माता पिता को लड़की की चाह होती है। लड़की को जन्म देने से पहले खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं और ये अभी भी है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी के कारण कैसे जेंडर में भेदभाव होता है ये हम जानेंगे। सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप जेंडर बायस के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं बनते हैं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस। लेकिन हमारा सोच जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा वास्तविकता के परे हो तो वो तो जेंडर बायस है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भारत में अधिकतर घरों में लड़कियां घरेलू कार्य करती है। इसी के आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यही अपेक्षा करे, लड़कियां केवल घर का कार्य करने के लिए ही बनी है, तो इस प्रकार का सोच
इस प्रकार की धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है और यही धारणाएं अभी तक बनी हुई है। हमारे समाज में तो और भी है, मैक्सिमम है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों के ही नियुक्त करना चाहता है तो यह उस शिक्षक की जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव का कारण पूर्वाग्रह भी है। एग्जाम्पल के लिए लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या ऐसा है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप के सहारा होते हैं। क्या ऐसा भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अभी भी है, समाज में ये है। इसको दूर करने के लिए करना चाहिए, हम अपने सोच को बदलेंगे तब होगा। लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल है। इसके पीछे यह धारणा है कि लड़कियों का शरीर खेलकूद के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो पूर्णतः गलत है। यह कहना है कि लड़कियों को घरेलू कार्य के ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी ही संभालनी है। ये भी सोच बहुत गलत है। इस प्रकार की धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो कि पुरुष में गत्यात्मक कौशल अधिक हो और स्त्री का जो माइंड है बहुत शार्प है। ऐसा नहीं है, ये स्थिति पे निर्भर करता है। स्त्रियां भी गत्यात्मक योग्यता में पुरुषों के समान अथवा अधिक एवं पुरुष की स्मृति कौशल के मामले में स्त्रियों के समान या अधिक हो सकते हैं, जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं। इसलिए शिक्षकों को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता से प्रभावित ना हो। मेन टीचर्स को ही चेंज करना है इस धारणा को। अभी भी समाज में ये इंक्लूड है, इसे दूर करना है। सिर्फ ये हमारा सोच ही हम बदलाव ला सकता है। विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। विद्यालय में लैंगिक जेंडर डिफरेंशिएशन है जो कि दिखाई पड़ता है, जो कि शिक्षकों के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार का पक्षपात यानी अगर हम एक तरफ झुके हो तो ये बहुत गलत है। मुझे एक तरफ नहीं झुकना है, हमें बराबर देखना है, समान पैरिटी। हमारी सोच जेंडर पैरिटी होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोली विद्यालय में लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हो, अर्थात उन्हें लिंग भेद से संबंधित विभिन्न पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिता का ज्ञान हो, तभी भी इस प्रकार के व्यवहार को हतोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि से में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व बनता है। उदाहरण देकर छात्र छात्राओं को यह समझाएं कि लड़कियां भी घर के बाहर कार्य कर सकती है, जैसे कि आजकल लड़कियां सेना, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रकार घरेलू कार्य में लड़कों को भी सहयोग करना चाहिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लड़के और लड़कियां की, लेकिन आज की दुनिया में हमारा तीसरा जेंडर भी पीछे नहीं है, ट्रांसजेंडर। वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
खेलकूद हो या डॉक्टर हो या सेना हो, हर क्षेत्र में ट्रांसजेंडर देखने को मिलते हैं और ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। इस प्रकार विचारों के प्रसार में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है हम लोगों को कुछ बदलाव लाने के लिए, किंतु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन बोर्डों में पुरुषों को घर का काम करते हुए एवं बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र तथा स्त्रियों को घर के बाहर का काम जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए तथा ऑफिस के कार्य संभालते हुए दर्शाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमारे बच्चे भी ये देखेंगे और कुछ सीखेंगे। कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई लड़का नृत्य, संगीत अथवा फैशन में अधिक रुचि लेता है, किंतु उसके शिक्षक एवं अभिभावक उसे ऐसे करियर से दूर रहकर अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि नृत्य, संगीत अथवा फैशन जैसे क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित है। लेकिन ये गलत है और ये हम ही गलत करते हैं। अगर किसी का एम है कि हमें ये करना है तो हमें उसको अपना ये नहीं करना चाहिए कि तुमको इंजीनियर ही बनना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि रुचि एवं उत्साह को नजरअंदाज कर किसी बालक को अन्य कैरियर को अपनाने की सलाह दी जाती है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी सफलता पर पड़ता है। यदि उसका चाह है कि हमें यही करना है, हम नृत्य संगीत में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हम फैशन डिजाइनिंग में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन यदि उसको कोई या शिक्षक या उसके अभिभावक ये कहते हैं कि नहीं, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ये तो सिर्फ लड़कियां करती है, तो ये सही नहीं है, ये उसके कैरियर पे, उसके भविष्य पे गलत प्रभाव पड़ेगा और उस क्षेत्र में वो असफल भी हो सकता है। और असफल होगा तो अभिभावक और टीचर उसे और भी दबाव देकर ये बोलेंगे कि तुमने ये सही नहीं किया। इसलिए जो चाह है बच्चों का, जो मन है वही करने को कहना चाहिए, ना कि खुद से उसको दबाव देना चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को जीव विज्ञान, गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी जाती है, भले ही उसकी रुचि फिजिक्स में हो, गणित में हो, गणित में क्यों ना हो। इस प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श पूर्णतः गलत है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने इस बात का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गणित, भौतिक शास्त्र एवं अभियांत्रिकी में लड़कियां भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। आजकल ये सब देखने को तो मिलता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है और अभी भी सोच पीछे है। टीचर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट स्थापित करना चाहिए जिससे कि क्लास में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चला रही हैं। एग्जाम्पल स्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कुछ कारक भी हैं। लैंगिक आधार पर भेदभाव की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि आधुनिक काल में भी विद्यमान है। मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित कारक भी बताए हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा रिलीजियस फैक्टर्स है। समाज धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मानदंड पर आधारित होता है। कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। संकीर्ण पारिवारिक एवं सामाजिक सोच की लड़कियों को शिक्षा से मिलो दूर रखती है और यही संकीर्ण मानसिकताएं अभी भी समाज में है।
जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार होता है और उसमें अलग अलग रूल बताए जाते हैं और यही अलग अलग रूल से हम लोग फंसे रह जाते हैं और कभी किसी का वो सोच, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है और इसी चीज़ में फंसे रहने के कारण लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उनकी सोच जो लेवल हो वो डाउन हो जाता है। सिर्फ इसी इकोनॉमिक फैक्टर भी है। आर्थिक रूप से कमजोर समाज परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे आय के स्रोत होते हैं। ये सही है कि जो आर्थिक रूप से परिवार कमजोर होते हैं उसमें लड़कों को ज़्यादा अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो आय के स्रोत होते हैं, वही कमाएंगे तो हमारा परिवार चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और अपने परिवार को चला सकती है, वो भी कम नहीं है, बराबर है। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर किसी लड़की के सामने भाई बहन का ही हम एग्जाम्पल ले लें और कहा जाए तुम क्या करोगी, सब तो इसी को करना है, तो इससे उसका जो सोच होगा वो तुरंत अवरुद्ध हो जाएगा, डाउन हो जाएगा कि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, तो फिर सब तो जो ये पैसा है इसके लिए रखा हुआ है। तो ये हुआ इकोनॉमिकल का ये फैक्टर है। अब हम लो लेवल ऑफ वुमेन, स्त्रियों का निम्न स्तर के बारे में जानेंगे। समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता था तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप स्त्रियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। इससे महिलाएं स्वयं को उपेक्षित महसूस करती थी तथा विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाती थी। यदि घर से ही नहीं निकलने दिया जाए और दबा के रखा जाए तो फिर वो क्या कर सकती है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। लड़कियों का कम आयु में विवाह भी एक फैक्टर है। मैरिज ऑफ गर्ल्स एट माइनर एज। पहले लड़कियों का विवाह कम एज में हो जाता था तथा पढ़ाया नहीं जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। मतलब लड़कियों को कितना दबाया जाता था ये हम जानते हैं। उसका बहुत सारे फैक्टर हैं। सांस्कृतिक कारक भी है, कल्चर फैक्टर। प्राचीन काल में समाज से प्रभावित व्यक्ति लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते थे। यह आज भी भारत की कुछ जनजातियों एवं समाजों में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत पर्सनालिटी फैक्टर भी है। लड़के एवं लड़कियों को व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में संवेदनात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात उसमें कोमलता, सहनशीलता का भाव पाया जाता है। दोनों का व्यक्तित्व अलग होने के कारण उनमें भेदभाव होता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी है इसका, साइकोलॉजिकल फैक्टर। शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। पढ़ लिख कर क्या करना है, ये बार बार कहा जाता है। आखिर तो घर का ही काम करना है। इससे उनका जो सोच है और हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन भी करती हूँ। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में स्टूडेंट का शिक्षण कैसे कराएंगे, क्या होना चाहिए? यदि कोई है तो treat both the girl child and boy child, both the child in equal manner. Yes. No. बराबर मानेंगे और एक ही कक्षा में उनको बैठने का व्यवस्था करेंगे। अब हम थर्ड जेंडर के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं।
विकल्प ही नहीं होता है। इनकी सेना में नियुक्त विचाराधीन है। खैर, भारत के तमिलनाडु में इस समूह को मौका देने में सबसे आगे है। तमिलनाडु में साल 2017 में रितिका यास्मी देश की पहली महिला थर्ड जेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी। इसके लिए मद्रास जो उच्च न्यायालय को आगे आना पड़ा था। जब वो बन चुकी थी तब कमी हमारे कानून में नहीं है, हमारे मानसिकता में है। एक और है, जब कांकेर की 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर सोनिया जंघेल पहली बार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पहुंची तो उन्हें अपने आसपास की महिलाओं से झिझक महसूस हुई। चूंकि दोनों ने साथ में ही वर्दी पहनी, अंततः अपरिचय की दीवार टूट गई। सोनिया बताती है, पहले दिन ऐसी महिलाएं भी थी जो मेरे आसपास आने में हिचकिचा रही थी, लेकिन मुझे लगता है इससे पूरे 2 दिन लगे और बाद में सवाल पूछने लगे कि मन में कई भ्रम दूर हुए। हमारे बीच लंबी बातचीत हुई और अब हम परिवार की तरह हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और कहानी है, छोटा सा, ये आजकल का ही कहानी है। 2017 टू 2022 के बीच की राजनांद गांव की बस्तर फाइटर्स की एक महिला भर्ती तृप्ति कुर्रे को हमेशा यही कहा गया था कि तीसरे लिंग से दूर रहना। तृप्ति बताती है, बड़े होकर होने तक हमारा यही विचार था कि ट्रांसजेंडर आक्रामक होंगे और अलग तरह से काम करेंगे, लेकिन यहाँ जब अपने इन दोस्तों के साथ मैंने समय बिताया तो पता चला मेरे अनुमान बहुत गलत थे। तृप्ति की बात से माधुरी भी सहमति जताते हुए कहती है, यहाँ आने से पहले इनमें ज्यादातर थर्ड जेंडर सड़क पर प्रस्तुति देते थे, जिन्हें कस्बों और शहरों में घूमने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ झेला है वह अकल्पनीय है और मेरे मन में उनके लिए अब केवल सम्मान का भाव है। सिर्फ मेरे ही मन में नहीं और टीचर्स के मन में ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो जेंडर पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, पुरुष और स्त्री, लेकिन आज ट्रांसजेंडर भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे जेंडर और विकास। यह एक सोच है, एक तरीका है जिसके जरिए किसी भी समाज में स्त्री और पुरुष को जीवन को देखा जाता है। यह धारणा मानकर चलती है कि कम विकसित देशों में आज औरतें सुविधा विहीन तथा अधीन स्थिति में हैं, जिसके कारण वे निर्णय प्रक्रिया में तथा विकास प्रक्रिया के फायदे पाने में भागीदारी नहीं कर सकते। इस प्रकार लक्ष्य पुरुषों के संदर्भ में औरतें को सशक्त करना और समाज में उनका दर्जा सुधारना। यह विकास प्रक्रिया व उनके बीच के रिश्तों पर कुछ बुनियादी सवाल उठाती है। हम लोगों ने तो जान लिया कि हाँ, क्या कमियां थी, क्या फैक्टर्स है इसके रूढ़िवादी के, स्टीरियोटाइप के, लेकिन अब हम इसका विकास कैसे हो सकता है ये जानेंगे। समाज का रूप तय करने वाली शक्तियों और खास तौर पर विकास प्रक्रिया को निर्देशित करने और उसका फायदा उठाने की औरतों की योग्यता पर असर डालने वाली शक्तियों का विश्लेषण करते समय सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को संपूर्णता देखती है। औरतों और मर्दों के उत्पादन कार्य जैसे जो चीजें और सेवाएं दी जाती है तथा प्रजनन कार्यों यानी घर परिवार की देखभाल करना, प्रबंध करना, दोनों को परखती है। पर्सनल, घरेलू, सामुदायिक व आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों को संतुलन पर ध्यान देती है। जैसे हमारा उस समय मतलब ये था कि जेंडर स्टीरियोटाइप झलक रहा था उसमें। इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम है घर में तो लड़के ही करेंगे, छोड़ो तुम क्या करोगी, ऐसा था। लेकिन अब हम कैसे इस चीज़ को सुधार सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। घरेलू, सामुदायिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ताकत व दबावपूर्ण संबंधों को भी शामिल किया जाता है। जेंडर रिलेशनशिप के बारे में अब जानेंगे। केवल औरतों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती
बल्कि औरतों व मर्दों के संबंधों पर, क्योंकि सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रगति के विश्लेषण के लिए जेंडर संबंधों को, ढांचों और उनकी गत्यात्मक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिंग और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के बीच भेद करती है। लिंग यानी जो उस समय सेक्स बायोलॉजिकल जो है जैविकीय रूप से तय होता है और मुख्य रूप से प्रजनन कार्य से जुड़ा है। जेंडर सामाजिक रूप यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव है। जेंडर यह तय करता है कि कोई काम विशेष मर्द या औरत के लिए उचित है या नहीं, तथा मर्द व औरत के बीच किसी खास संबंध की परिभाषा करता है। समाज द्वारा आरोपित ये जेंडर संबंध ना तो सार्वभौमिक है और ना अस्थायी। ये काल और संस्कृति के बीच बदलते रहते हैं तथा इन पर सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक व राजनीतिक घटकों का प्रभाव पड़ता है। समाज ये मानता है या कोई कि जेंडर समाज के कई संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है तथा औरतों की स्थिति तय करने वाले तत्वों में से एक है। अन्य तत्वों के वर्ण, वायु, धर्म तथा जातीयता। अनेक संस्कृतियों एवं पूरे इतिहास को पार करता हुआ जेंडर संबंधों का एक खास तत्व पुरुषों के आगे औरतों की अधीनता। ये भी एक खास तत्व है। औरतों की अधीनता के निम्न परिणाम हो सकते हैं: उत्पादन साधनों तथा उत्पादन के फायदों तक कम पहुंच, वहां सिर्फ पुरुष का ही पहुंच, आर्थिक व विकास प्रक्रियाओं को अदृश्य तथा हाशिए पर रखना, एक सीमित रखना, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की कमी, सिर्फ पुरुष ही निर्णय ले सकता है किसी चीज का, ये अभी भी है। प्रत्यक्ष रूप से औरतों की अधीनता पर प्रश्न खड़ा करती है और उसका उद्देश्य है कि मर्दों के संदर्भ में औरतों की स्थिति को सुधारना है। श्रम का लिंग आधारित बंटवारा। जेंडर समाज को बांधने वाले एक सिद्धांत के रूप में लिंग आधारित काम के बंटवारे में दिखलाई देता है, जिसके तहत समाज के विचार में औरतों व मर्दों की योग्यता और उचितता के आधार पर भिन्न भिन्न भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और काम दिए जाते हैं। यही भिन्नता औरत व मर्दों द्वारा परिवार को जीवित रखने की साझी कोशिशों के दौरान विभाजन और जुड़ाव, आदान प्रदान और सहयोग का स्रोत है। हालांकि उत्पादन और प्रजनन या परिवार की देखभाल का काम औरत व मर्द दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही कर सकती है, अब ये सोच खत्म। परंतु आमतौर पर प्रजनन, पुनरुत्पादन तथा परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी औरत की ही होती है। प्रायः औरत व मर्दों के काम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परंतु औरतों के उत्पादन व पुनरुत्पादन कार्यों की आमतौर पर कोई आर्थिक कीमत नहीं समझी जाती। जेंडर संबंधों से नजदीक से जुड़ा लिंग आधारित काम का बंटवारा भी संस्कृति, स्थान और समय पर निर्भर करता है। कैसा सिचुएशन है? घर को सामाजिक संगठन की एक बुनियादी इकाई माना जाता है। यह स्वीकार करते हैं कि बदलाव व विकास के लिए योजनाएं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ये सब समाज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बदलाव व विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। समय, जेंडर संबंधों, लिंग आधारित काम के बंटवारे तथा घर के भीतर के अन्य मुख्य प्रभावों को समझने का बहुत महत्व है। औरतें किस हद तक विकास प्रक्रिया में भाग ले सकती है, उसका लाभ उठा सकती है, यह घर के भीतरी रिश्तों और घरेलू गत्यात्मक पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्त्रियों की भागीदारी और उनका दर्जा बढ़ाने की कोशिशों को घरेलू अवसरों और विरोध दोनों विषय में सोचना चाहिए। संसाधनों तक कैसे पहुंच हो सकता है? एक इंस्टीट्यूट यह मानती है कि विकास के लिए मुख्य तीनों संसाधन समूह आर्थिक, राजनीतिक संसाधन एवं समय पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के पास बहुत कम है। संसाधनों से मिलने वाले लाभों तक भी औरतों की पहुंच बहुत कम है।
पहुंच में इस भेदभाव के कारण ही परियोजना कार्यवाहियों में भाग लेने और उससे लाभ पाने की औरतों की क्षमता भी सीमित हो जाती है। जो भी परियोजनाएं औरतों को जोड़ने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आती है, उन्हें इन 3 संसाधन समूहों तक औरतों की पहुंच के बारे में सोचना चाहिए। यानी कोई संस्था अगर कोई चीज शुरू करती है तो उन्हें उनके तक नहीं पहुंच पाता है, इसका क्या कारण है? घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। समाज में यदि कुछ शुरू हो महिलाओं के लिए, आखिर क्या कारण है कि नहीं पहुंच पाता है? हमारी सोच, सामाजिक व्यवस्था जो हमारी शुरू से चली आ रही है, पुरुष प्रधान समाज है। यस सर। तो ये चीज़ जो है अधिकतर घरों में ये है कि महिलाएं ये चीज़ को नहीं कर पाती या नहीं कर सकेंगी। मतलब सर घर में जो है डिस्कशन करने का अधिकार सिर्फ अभी भी पुरुषों को है। ऑर्थोडॉक्स सोच ऑर्थोडॉक्स सोच और इसी संसार में चली आ रही है, वो औरतों को आगे बढ़ने नहीं देती। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये नहीं है, सोशली ये चीज अडॉप्टेड है। बायोलॉजिकली दोनों में कोई लेकिन सर ये सब चीज कैसे पहुंचे, इसके बारे में सोचना चाहिए। आने वाली कैसे पहुंचा दिया जाए उन औरतों आने वाली पीढ़ी को जो टीचर टीच करते हैं वही इस चीज को बदल सकते हैं। एजुकेशन की सब नहीं पहुंच पाती। अभी भी बहुत सारे गांव हैं भारत में, अभी भी स्कूल ऐसे ऐसे जगह पे है जहां बच्चे कम आते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं आती हैं। पहल तो किया जा सकता है, कुछ बच्चों को चेंज करेंगे, ये धीरे धीरे चेंज होगा। जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन्हीं के सोच को चेंज कर दिया जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी मोटिवेट करना पड़ेगा, डोर टू डोर और वो डोर टू कैंपिंग करना कैंपेन के जरिए कर सकते हैं। अब हम जानेंगे स्थिति एवं परिस्थिति के बारे में। औरतों की रोजमर्रा की जिंदगी की परिस्थितियों एवं समाज में उनकी स्थिति में अंतर करती है। अन्य विकास धाराएं केवल औरतों की परिस्थितियों की तरफ ध्यान देकर उन्हें सुधारती हैं ताकि वे अपनी पारंपरिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा सकें। ये है उन्होंने पुरुषों की तुलना में औरतों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत कम काम किया ताकि वे मर्दों के साथ पूरी भागीदारी निभाते हुए बदलाव ला सकें। औरतों की व्यवहारिक जरूरतों और राजनीतिगत हितों के बीच भी फर्क करती है। व्यवहारिक जरूरतों को आसानी से पहचाना जा सकता है और आमतौर पर वे जीने के हालात और संसाधनों के अभाव से जुड़ी होती है। इनमें अधिक भोजन, बेहतर घर, अधिक पीने का साफ पानी, स्वस्थ बच्चे तथा ज्यादा आमदनी आदि जरूरतें हो सकती हैं। इनको पूरा करने के लिए कुछ मदद एवं प्रशिक्षण की जरूरत हो सकती है, परंतु इनके जरिए मर्दों एवं औरतों के बीच संबंधों में शायद ही बदलाव आए। औरतों के रणनीतिगत हितों का संबंध समाज में उनकी आधी स्थिति तथा इस जागरूकता से है कि इस स्थिति को बदलना चाहिए। राजनीतिगत हितों का संबंध औरतों की स्थिति और शक्ति संबंधों को सुधारने से है ताकि वे ज्यादा अवसर, उत्पादन साधनों तक अधिक पहुंच तथा निर्णय प्रक्रिया व विकास में मर्दों के साथ बराबर की भागीदारी पा सकें। हो सकता है कि औरतें तुरंत अपनी रणनीतिगत हितों की पहचान न कर पाए क्योंकि आमतौर पर उन्हें अपनी अहिंसा और सुविधाहीनता के कारणों का पता नहीं होता और न ही बदलाव की संभावनाओं की जानकारी होती है। लंबे समय में राजनीतिगत हितों के लिए की जाने वाली कोशिशें निम्न हो सकती है, जैसे जागरूकता बढ़ाना, सहकारी संगठनों को सहयोग और ताकत इकट्ठी करना। रणनीतिगत हितों को पाने की कोशिश में औरतों व मर्दों के बीच के संबंधों में बदलाव लाया जाएगा, जिसका औरत, मर्द तथा परंपरागत संस्थाएं विरोध कर सकती है। तो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए यदि सहयोग हो, संगठन हो, तो हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। प्रशिक्षण केंद्र में जुनून ला सकते हैं हम। एक और न्यूज़ है, अभी छत्तीसगढ़ में 22
ट्रांसजेंडर प्रशिक्षण पा रहे हैं। विशेष बल पाने वाले बस्तर के 9 लड़ाके और 13 कांस्टेबल विशेष बल के लिए प्रशिक्षण, जबकि कांस्टेबल के लिए चल रहा है। ये ट्रांसजेंडर भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कम नहीं है। पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर ये तीनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सोच को बदलनी होगी, और हमारी सोच को बदलने के लिए हम शिक्षक ही आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हो सकता है। थैंक यू सर। पहले महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से संबंधित बहुत से अधिकार नहीं थे। दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाया, ये तो आंदोलन किया, तब जाके उनको कुछ करने को मिला। राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने को मिला, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। समय के साथ कुछ इस तरह से भी बदल गए हैं जेंडर रोल। जेंडर रोल पिछले कई सालों में काफी बदल गए हैं। समाज ने इसे स्वीकार करने की धारणा को भी बदल दिया है। जेंडर रोल हमारे जन्म लेते ही हमारे लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब डॉक्टर ये कहता है कि बच्चा लड़का है या लड़की, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो समाज हमारे लिए एक तस्वीर बनाता जाता है कि पुरुष और महिलाओं को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। उनकी जिम्मेदारियां, उनके व्यवहार में, उनके ड्रेसिंग स्टाइल में, उनकी जिम्मेदारियों में, उनके हाव भाव में, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है। हम में से कई लोग तो इसके बारे में सोचते भी नहीं, और ये सवाल कभी दिमाग में नहीं आता कि आखिर एक तरह के जेंडर को तय पैमाने में क्यों देखा जाता है। पर हम समाज द्वारा तय किए गए नियम मानते हैं, और हम ये चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार भी करें। क्या है जेंडर रोल से जुड़ी आम धारणाएं, और कैसे समय के साथ आया है इसमें बदलाव। खुद के लिए कपड़े पहनने, ना कि लोगों को खुश करने के लिए, ये भी एक। पहले अगर कोई पुरुष स्कर्ट पहन लेता था तो इसे अलग नजर से देखा जाता था, पर अब ये फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। पुरुषों द्वारा मेकअप इस्तेमाल करना पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब कई तरह के प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। सभी पैसे कमा सकते हैं। पिता जो बच्चों को देखभाल करते हैं और घर का काम भी कर लेते हैं, उनकी संख्या अब मां की तुलना में बढ़ती जा रही है। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता था कि महिलाएं घर के कामकाज और बच्चों को संभालने में ही दक्ष होती थी। अब महिला और पुरुष दोनों ही घर की कमाई के लिए जिम्मेदार हैं, और एरोनॉटिक्स, फॉरेंसिक, इंजीनियर आदि फील्ड में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं। आपकी भावनाएं सिर्फ आपकी नहीं। पारंपरिक तौर पर ये समझा जाता था कि पुरुषों का दिल पत्थर का बना हुआ है, तो उनसे हमेशा हिम्मत रखने दिखाने की उम्मीद की जाती थी। उन्हें किसी भी मोड़ पर कमजोर पुरुष अलग नहीं समझे जाते थे। साथ ही इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई महिला किसी बड़ी परेशानी को अकेले ही हल कर ले। महिलाएं भी भारी सामान उठा सकती है। पुरुष भी कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं या घर का इंटीरियर कर सकते हैं। पुरुष कमजोर नहीं समझे जाते अगर वो योगा करते हैं और
जिम नहीं जाते और महिलाओं को तेज गाड़ी चलाने के लिए किसी महाशक्ति की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये जेंडर रोल्स से जुड़ी धारणाएं समय के साथ बदल गई है। आज लोग सभी जेंडर के लिए खुले विचार रखते हैं और उनसे जुड़ी परेशानियों को भी समझते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे हेट क्राइम यानी घृणा के कारण होने वाले अपराध कम हुए हैं और इससे लोगों को दिखावे की जिंदगी जीने की जगह खुलकर जीने की आज़ादी है। किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार लिंग का तात्पर्य एक विशेष जैविकीय रचना से है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से लैंगिक विषमता का तात्पर्य उन सामाजिक मूल्य और मानदंडों से है जो सांस्कृतिक आधार पर स्त्रियों व पुरुषों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अधिक अधिकार देते हैं। अनेक जनजातियां ऐसी हैं जिनमें पुरुषों को सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अधीन माना जाता है तथा समाज में पुरुषों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते। इसके विपरीत संसार के अधिकांश समाजों में पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में सभी क्षेत्रों में अधिक अधिकार मिले हुए हैं। स्पष्ट है कि लैंगिक विषमता की विवेचना और प्राणी शास्त्रीय आधार पर नहीं की जाती। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से लैंगिक विषमता यह दशा है जिसमें 5 प्रमुख आधार पर पुरुष तथा स्त्रियों के बीच विभेद किया जाता है। यह आधार है पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुष की भूमिका, स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता, स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियां तथा वास्तविक व्यवहार, राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा। यदि इन कसौटियों के आधार पर हम स्त्रियों तथा पुरुषों की वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन करें तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक और कुछ मुस्लिम देशों को छोड़कर सभी देशों के कानून किसी भी लैंगिक विभेद को न मानते हुए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में है। दूसरी ओर व्यवहार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों की तुलना में पूरी तरह समान हो। समाज का जो वर्ग या समुदाय जितना अधिक परंपरागत और अशिक्षित है, उसमें स्त्रियों के साथ उतना ही अधिक अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की वासना पूर्ति तथा साधारण सेवाओं के एक साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाता। हमारा सामाजिक जीवन मुख्य रूप से 4 क्रियाओं पर आधारित है। इन्हें हम प्रजनन, परिवार का प्रबंध, बच्चों का समाजीकरण तथा उत्पादन की क्रिया आर्थिक संदर्भ में करते हैं। व्यवहारिक रूप से इन सभी क्रियाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार है। अधिकांश व्यक्ति स्त्रियों की परिस्थिति को पुरुषों को अधीन मानते हैं। लड़कियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए लड़कों के समान अवसर देना उचित नहीं समझा जाता। आर्थिक जीवन में स्त्रियों की स्वतंत्रता को संदेह की दृष्टि
से देखा जाता है। पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता तथा स्त्रियों की स्वतंत्र सामाजिक सहभागिता को पुरुष अपने अहम के विरुद्ध मानते हैं। और अभी 21वीं सदी के तथाकथित समतावादी समाजों में भी स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों में अधिक कमी नहीं हुई है। यद्यपि इन अत्याचारों के रूप में कुछ परिवर्तन जरूर हो गया है। स्पष्ट है, जब स्त्रियों तथा पुरुषों की वास्तविक योग्यता और क्षमता पर ध्यान दिए बिना समाज में केवल लिंग के आधार पर स्त्रियों को पुरुषों के अधीन मानकर उनकी परिस्थिति का असमान रूप से निर्धारण होता है, तब इस दशा को हम लैंगिक विषमता कहते हैं। समाजशास्त्री लैंगिक विषमता को सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार हमारे विचारों, मनोवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों का निर्धारण सामाजिक मूल्यों और संस्थागत नियमों के आधार पर होता है। लगभग सभी समाजों में संस्थागत नियम और सामाजिक मूल्य स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देते आए हैं। इसी के फलस्वरूप आज समाज में लैंगिक विषमता की समस्या विकसित हुई है। लैंगिक विषमता की वर्तमान समस्या क्या है, वो भी जानिए। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का सबसे स्पष्ट रूप सामाजिक और पारिवारिक जीवन में देखा जा सकता है। इस संबंध में सूत्र तथा जॉर्डन ने लिखा है कि स्त्रियों की परिस्थिति के बारे में भारतीय समाज के मूल्यों में एक निश्चित विचित्र विरोधाभास है। सैद्धांतिक रूप से यह मूल्य स्त्रियों को ही अधिक सभी तरह की प्रसन्नता, समृद्धि और सफलता का मूल मानते हैं। सामाजिक शोषण। स्त्रियों का सामाजिक शोषण आज अधिकांश समाजों में जीवन का एक सामान्य ढंग है। जिन स्त्रियों में कुछ सामाजिक जागरूकता पैदा हुई है, उन्हें भी परिवार में तरह तरह की कटुता या अत्याचार का सामना करना पड़ता है। आज के समाज में स्त्रियां काम भी करती है, लेकिन उन्हें कुछ दूसरे से सुनना ही पड़ता है। परिवार के सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद भी स्त्रियों की परिस्थिति एक दासी से अधिक नहीं है। निम्न जातियों में जो स्त्री घरेलू नौकरियां या शारीरिक श्रम करके परिवार का भरण पोषण करती है, उन्हें भी परिवार के पुरुष सदस्यों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। अब नैतिक शोषण कैसे होता है, ये जानिए। लैंगिक विषमता का एक अन्य रूप स्त्रियों के नैतिक शोषण के रूप में विद्यमान है। शायद ही कोई ऐसी पत्र या पत्रिका हो जिसमें स्त्रियों के नैतिक शोषण से संबंधित मार्मिक समाचार और वृत्तांत न छपते हों। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न जितना पहले था, उसमें आज भी कोई कमी नहीं हुई है। आज लाखों लोग विभिन्न स्त्रियों की गुमराह करके उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने में लगे हुए हैं। रेलों, बसों और बाजारों में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ पर सामान्य लोग ध्यान भी नहीं देते। विज्ञापनों में स्त्रियों की कोई भी कैसे भी अर्धनग्न तस्वीर के प्रदर्शन को रोकने वाला कोई प्रभावकारी कानून नहीं है। चलचित्र यानी टीवी प्रोग्राम के कथानक स्त्रियों की नैतिक शोषण में वृद्धि कर रहे हैं। गाँव में विधवाओं को आज भी एक अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह सभी समस्याएं स्त्रियों के साथ है, पुरुषों के साथ नहीं है। शैक्षिक विषमता भी है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान मिला हुआ है। यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश माता पिता आज भी लड़कों की शिक्षा के प्रति जितना जागरूक रखते हैं, लड़कियों को सामान्य और गैर व्यवसायिक शिक्षा देना ही पर्याप्त समझ लिया जाता है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग
आज भी लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना अपनी सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध मानते हैं। सामाजिक हिंसा। थैंक यू सर।